हर व्यक्ति के साथ ऐसा समस्या आता है कि उनका जो पिता की संपत्ति है, फादर की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी वो व्यक्ति अपने नाम जो है करा लेते हैं। तो एक ऐसा समय आता है, उस समय में वो जो है आपको भी कराना पड़ सकता है। यानी आज आपके पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि कुछ साल पहले वो आपके दादा के नाम से होगा। तो आपके पिता ने क्या किया कि अपने जो एक तरह से उनके पिता की संपत्ति है वो अपने नाम करा लिए। तो अगर आज जो है आपके पिता के नाम संपत्ति दर्ज है और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके नाम वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, और वर्तमान में अभी जो नियम है वो क्या नियम है, क्या आपको फॉलो करना पड़ सकता है, क्या क्या लिखना पर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, और इसको करने के लिए जो है आपको क्या पिता की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या इसको करने के लिए जो है अगर मान लेते हैं किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो ये जो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब अभी ये प्रॉपर्टी जो है आपके पिता के नाम है, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फादर प्रॉपर्टी से कहाँ पर, सन। पिता का प्रॉपर्टी है, आप जो बेटा जो है वो अपने नाम कराना चाहता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर अगर बात करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, और देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया जा सकता है, और आखिर अगर मान लेते हैं आप इसके लिए क्लेम करते हैं तो आपको प्रूफ तो देना होगा। अब है कि प्रूफ में जो है आप क्या देंगे। प्रूफ में ये दे सकते हैं कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। मतलब जो जहाँ पर आपका घर है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको एक वंशावली देना होगा, और जो भी आपके ग्राम पंचायत से जो है आप एक वंशावली बनाकर, आप चाहें तो वंशावली कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ग्राम पंचायत से भी वंशावली जो है बनवा कर आप दे सकते हैं प्रूफ के तौर पे। इससे ये साबित होता है कि आप सही जानकारी दे रहे हैं, आप गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, और उसमें आप मेंशन कर रहे हैं कि आपका जो परिवार का डायग्राम है वो किस प्रकार का है। फादर की प्रॉपर्टी अगर बेटा चाहता है कि अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लें, तो उसमें भी कंडीशन है। जैसे अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकते हैं, कंडीशन ये हो सकते हैं कि जो बेटे हैं, अगर मान लेते हैं वो एक बेटे हैं, ठीक है, सिर्फ यही होते हैं। लेकिन अगर दो बेटे हैं तो फिर जो कंडीशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए कि अब जो पिता की प्रॉपर्टी है, अब ये जो प्रॉपर्टी पिता की है, अब ये दो टुकड़े में बंटने वाला है। उसमें एक हिस्सेदार इधर रहेगा और एक हिस्सेदार इधर रहेगा। तो इस बात को भी दर्शाना बेहद जरूरी होता है कि कौन सा हिस्सेदार किस साइड में रहने वाला है। तो इस बात को भी मेंशन करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर क्लास 1 की बात करें तो देखें, क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होती है कि जो व्यक्ति है, मान लेते हैं आपके पिता की प्रॉपर्टी है, तो आपके पिता की जो पत्नी है ना, वो अगर मान लेते हैं अगर हैं अभी वर्तमान में, तो और उनके जो बच्चे हैं, है ना, उनके जो बच्चे हैं वो सभी क्लास 1 में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए, या जो व्यक्ति है ना, अगर उसकी कोई पत्नी है तो पत्नी भी क्लास 1 में आएगी। लेकिन क्लास 2 की अगर बात करें तो क्लास 2 में आ जाते हैं पिता। मतलब पहला उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति का जो होता है वो उनका जो बच्चा है, जो उनकी पत्नी है, वही होता है। उसके बाद जो क्लास 2 के, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति का शादी नहीं हुआ, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो उस केस में जो है अब प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगा वो क्लास 2 के उत्तराधिकारी के पास होगा, और वो हो सकते हैं पिता हो सकते हैं, है ना। अगर कोई एक तरह से जो है ग्रैंड चिल्ड्रन है वो हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। तो ये सभी जो होते हैं ना, अब है कि ये सभी भी नहीं हैं, तो उस केस में अदर भी रिलेटिव हो सकते हैं जो क्लास 2 के उत्तराधिकारी होते हैं।
अब है कि ये सारा कुछ जब करना जो है आपको पता चल गया, तब आपका एक प्रॉपर्टी का दस्तावेज तैयार किया जाता है। आप इसको जो है ग्राम जो है ना पंचनामा भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ये स्टैंप है और इस पे जो एक तरह से वैल्यू हो सकता है वो आपका 100 हो सकता है, वो आपका 1000 हो सकता है, वो आपका 5000 हो सकता है और वो आपका 10,000 हो सकता है। तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग राज्य के द्वारा नियम बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि आप मान लेते हैं आपके क्षेत्र में अगर 1000 है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी और आप किस साइड से बिलोंग कर रहे हैं, आपके जो ब्रदर हैं, भाई हैं, वो किस साइड जाने को तैयार है, अगर सारा कुछ आपसी सहमति से सारा कुछ मेंशन कर लिया गया, आप दोनों भाई में अगर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है, तो सारा कुछ मेंशन करने के बाद, इसलिए कि अब ये दस्तावेज पे सारा कुछ मेंशन, अब प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, देखें डायरेक्टली आपके कहने से वो ट्रांसफर तो होने वाला नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि आप एक दस्तावेज बना रहे हैं और आप ये साबित करके दे रहे हैं कि आपका संपत्ति पिता के नाम दर्ज है। अब वर्तमान में अभी पिता जीवित नहीं है, ठीक है, अभी जो है वो अगर बात करें तो पिता जीवित नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं कि वंशावली दे रहे हैं कि हम दोनों जो हैं पिता के बेटे हैं और अब हम पिता की संपत्ति का सारा जो टैक्स है वो हम लोग पे करेंगे और हम चाह रहे हैं कि संपत्ति हमारे नाम ट्रांसफर हो जाए। तो पिता अगर नहीं है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, है ना। पिता अगर जीवित है तो पिता का एनओसी देना होगा कि पिता को इस बात से, आज उनका ट्रांसफर जो संपत्ति है वो उनके बेटे के नाम से ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको इस बात से किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर पिता को ऑब्जेक्शन है तो आपका ट्रांसफर होगा ही नहीं, लेकिन अगर पिता को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, या पिता की मृत्यु हो चुकी है तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में आपको ये दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है ना। पिता जीवित है तो एनओसी चाहिए, पिता अगर जीवित नहीं है तो आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और साथ में आपको दोनों केस में जो ना वंशावली की जरूरत तो पड़ना ही है, इसलिए कि आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और ये बात जो है कितने उत्तराधिकारी हैं, अब 2 ही भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो ये जो है ना ये एक सबूत के तौर पे आप पेश करते हैं कि आप क्या करते हैं, एक वंशावली देते हैं और उसमें ये सारा कुछ मेंशन रहता है कि इस प्रॉपर्टी के कितने उत्तराधिकारी हैं। अब ये दस्तावेज तैयार हो गया, आप वंशावली तैयार कर लिए, आपको एनओसी भी प्राप्त हो गया, है ना। पिता है आप, है ना आपके, और वो इस बात से सहमत है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब क्या होता है कि इसका म्यूटेशन का प्रक्रिया होता है, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि आप इसको अप्लाई करते हैं, है ना। अब ये बहुत सारे राज्य में जो है अब ऑनलाइन प्रक्रिया ये जो है शुरू हो चुका है कि आप म्यूटेशन के लिए जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वेरीफाई किया जाएगा आपका जो ये प्रॉपर्टी मेंशन किया गया है, और साथ में आप जो प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पिता के नाम दर्ज, वो सारा यहाँ पर मेंशन हुआ, और साथ में आप वो प्रूफ भी दे रहे हैं कि आपका पिता जो है उनका किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, और है आपका ये वंशावली है। तो अभी उसको वेरीफाई करने के बाद अगर ये सही पाया जाएगा तो उसका म्यूटेशन जो है वो हो जाएगा। अब वो संपत्ति आप दोनों के भाई के नाम पर दर्ज हो जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे राज्य में ये ऑनलाइन प्रक्रिया अभी चालू नहीं है, तो वहां पर आप जो है ऑफलाइन भी जो है ना, ऑफलाइन भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी सुविधा है। तो वो डिपेंड करता है, देखें हर राज्य के अपने अलग अलग नियम होते हैं। हर राज्य के जो गवर्नमेंट है वो अपने क्षेत्र की भूमि के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, उसके लिए अलग अलग टैक्स निकालते हैं, अलग अलग नियम निकालते हैं। तो बहुत सारा ये जो टर्म अगर बात करें तो वो राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो करने का प्रोसेस है वो यही है। प्रोसेस आपको यही जो है फॉलो करना पड़ता है,
बाकी जो राज्य सरकार के हो सकते हैं कि आपका राज्य में स्टाम्प का जो वैल्यू है वो कम हो, 1000 ना हो, 500 हो, 100 हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। या हो सकता है कि 5000 हो तो आपको 5000 देना पड़ सकता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने के लिए। तो आप डिपेंड करता है, देखें आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहां पर क्या नियम है, क्या रूल है। तो इसी तरीके से जो है आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो फादर की प्रॉपर्टी है तो बेटा चाहे जो है ना वो अपने नाम पर ट्रांसफर कराना, तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके वो ट्रांसफर करवा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के